हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक ग्रामर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 की एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि लिखी है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसा कि आप सबको पता है, एक अमेरिकन पोएट थे एंड बिफोर ही गेन्ड ऑल हिज नेम एंड फेम एंड रिकग्निशन, उनका काम इतना पसंद नहीं किया गया था अमेरिका में। He did not get what he deserved. So he moved to England, where he actually established himself as a great poet, writer, and then came back to America, और फिर वहाँ के लोगों ने उनके टैलेंट को पहचाना और अप्रिशिएट किया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी एक छोटी सी घटना पे आधारित ये पोम लिखी है, जिसका बेसिक फंक्शन, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सुहावने से चेंजेस ला सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इवेंट हो जिसके बाद ही हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आए। इट्स अ वेरी सिंपल पोम इन विच ही एक्चुअली गिव्स अ वेरी वेरी डीप इंसाइट. He expresses the significance of very small things that can bring about huge change in one's attitude, in one's perspective towards life. Now, this poem actually explains that little things can make huge changes. They can have great repercussions in our lives. Poet अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस शेयर करते हैं जहाँ वो घूम रहे होते हैं एक छोटे से जंगल में, और वहाँ एक पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त उन पे एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ही महीन जो बर्फ होती है, वो गिरा देता है, और उनका जो बुरा मूड होता है, पेंसिव मूड होता है, वो जो उदासी होती है, वो गायब हो जाती है चुटकियों में। अब इस छोटी सी घटना के कारण उनका पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाता है, और वो थैंकफुल होते हैं कि शायद नेचर ने ऐसा किया है, और उनका पूरा दिन जो बर्बाद होने वाला था, जिसे वो ये मान बैठे थे कि आज का पूरा दिन ही ख़राब जाएगा, वो ख़राब होने से बच जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोम. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोम which highlights the basic theme of the curative power of nature. तो नेचर किस तरह से एक हीलर का काम करती है, प्रकृति किस प्रकार से आप पे मरहम लगा देती है, आपके ज़ख्मों पे, आपके घावों पे, आपकी बुरी यादों पे, आपके बुरे मानस पे, ये हमें इस पोम में बताया गया है। फिर हमें ये पोम ये भी बताती है कि नाउ बीइंग टू जजमेंटल अबाउट नेचर कैन एक्चुअली बी वेरी मिसलीडिंग। हम बहुत जल्द ये मान बैठते हैं कि नेचर की कुछ चीज़ें तो नेगेटिव हैं, उनमें एक डार्क साइड है, और कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, दे आर फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, बट दैट इज़ नॉट सो. That is not so. That is just our perspective. And it also highlights the beautiful experience that even little happenings can bear significant influence in our life. Now, elements of nature इन्होंने लिए हैं. He is a nature lover. पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ नेचर लवर, और बहुत ही सटल तरीके से उन्होंने नेचर के 3 एलिमेंट्स लिए हैं, आउट ऑफ विच 2 आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी पॉइजनस एंड विशस, राइट। सो पहला जो है वो है क्रो, द इंस्ट्रूमेंटल कैरेक्टर विच कॉजेज द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन द पोएट। एक्चुअली उसी के पंखों के फड़फड़ाने के या मूवमेंट के कारण डस्ट ऑफ स्नो पोएट पे गिरती है। एंड देन जिस पेड़ पे वो बैठा है, हेमलॉक ट्री, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बड़ा पॉइजनस माना जाता है। अ पॉइजनस ट्री दैट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव एलिमेंट विद स्नोफ्लेक्स, ठीक है, तो वो स्नोफ्लेक्स उन पे गिरती हैं। एंड द ऑप्टिमिस्टिक एलिमेंट ऑफ नेचर, द पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ नेचर दैट द पोएट हैज़ इंक्लूडेड इज द स्नो, प्योर वाइट सीरीन, गिविंग अ कूल सूदिंग इफेक्ट, है ना, और वाइट कलर की होती है, तो वाइट इज बिलीव टू बी सेक्रेड, पवित्र माना जाता है, श्वेत रंग। तो वो सफ़ेद सी जो बर्फ है उसको एज एन एक्सप्रेशन ऑफ कूलनेस एंड सेरेनिटी उन्होंने यूज़ किया है। लेट्स क्विकली लॉन्च इनटू द स्टैंजाज। 2 स्टैंजाज हैं, 8 लाइनें हैं, और पहले पैराग्राफ को हम स्क्रूटनाइज करते हैं, उसको समझते हैं। बड़ी सिंपल सी पोम है। देखो, दोनों स्टैंजाज जो हैं उनमें जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है, आप देख सकते हो कि कहीं भी किसी भी लाइन के एंड में यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, ना यहाँ पे
फुल स्टॉप है, ना यहाँ पे कोलॉन है, ना सेमीकोलॉन है, ना कॉमा है, ना कोई पंक्चुएशन मार्क है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना फुल स्टॉप है, कुछ भी नहीं है. So when a poet expresses his or her feeling using consecutive lines, दो से ज़्यादा लाइनें अगर वो बिना रुके, बिना पॉज दिए, बिना विचारों को विराम दिए अगर वो यूज़ करते हैं तो उसे हम एंजाममेंट कहते हैं. एंजाम्ड है, लाइनें एक दूसरे का अर्थ शेयर करती हुई सी दिखाई देती हैं. सो द फर्स्ट लाइन सेज, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस प्रकार से एक क्रो ने, एक कौवे ने एक दिन अचानक से it shook down on me. Me is the poet himself. तो जिस प्रकार से एक कौवे ने अचानक से क्या क्या कॉज किया, उसने कुछ हरकत की, उसने वहाँ पे कुछ मूवमेंट किया पेड़ की डाल पे बैठे हुए, और उसके कारण पोएट पे, नीचे से गुजर रहे या नीचे खड़े हुए पोएट पे, है ना, डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हो गया कि बहुत ही महीन बुरादा, बहुत ही महीन से पार्टिकल, वेरी 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 स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वेरी फाइन एंड टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. जिस प्रकार से उस पेड़ पे बैठे कौवे ने पोएट पे अपने मूवमेंट से, चाहे वो पंखों का हो चाहे वो उसकी बॉडी का हो, जिस प्रकार से उसने बर्फ गिराई फ्रॉम अ हेमलक ट्री. अब ये एक्चुअली एक हेमलक ट्री एक नेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, बट यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स, क्रो और हेमलक ट्री जो हैं, वो दोनों ही पोएट के सैड मूड को, मेलैंकली को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, लेकिन फिर अल्टीमेटली दैट दीज टू एलिमेंट्स turn out, they prove to be instrumental in bringing about a positive change in the poet's mood. इस पूरे स्टैंजा में हम देखेंगे कि एक तो यहाँ पे असोनेंस यूज किया गया है. हम देख सकते हैं कि कैसे ओ साउंड बहुत ही प्रिडोमिनेंट है, राइट. सो इट इज हाईलाइटेड. असोनेंस होता है जब कोई वॉवल साउंड रिपीट किया जाए किसी एक पर्टिकुलर लाइन में या एक से ज्यादा लाइनों में, राइट. और दूसरा जो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है वो है मेटाफर. तो हम तीन पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे देख सकते हैं. एक एंजाममेंट है जो कि इस पूरे स्टैंजा में है और नेक्स्ट स्टैंजा में भी देखेंगे हम. उसके बाद असोनेंस यूज किया गया है और उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो. नाउ डस्ट बहुत ही महीन होती है, बहुत ही फाइन होती है, बारीक होती है. स्नो को उतना ही बारीक बताया गया है जैसे कि वो धूल के कणों की जैसी हो, राइट. एंड दैट इज व्हाई इट इजीली फॉल्स ऑन द पोएट. तो मेटाफर, असोनेंस, एंजाममेंट, ये तीन प्रिडोमिनेंट यहाँ पे हमें पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिल जाती हैं. क्विकली लेट्स कंटिन्यू इट. फ्रॉम अ हेमलक ट्री के बाद आ जाता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. ब्यूटीफुल. और लास्ट में देखो, गौर करो कि एकदम लास्ट लाइन के एंड में यहां एक फुल स्टॉप आया है. बिफोर दैट देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क. दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज आल्सो एंजाम्ड. ये स्टैंजा भी एंजाम्ड है. इसमें भी एंजाममेंट यूज किया गया है एज अ मेजर पोएटिक डिवाइस. अब देखो, पहली लाइन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड स्टैंजा की पहली से आखिरी लाइन तक क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से उसने बर्फ गिराई, उस एक छोटी सी घटना ने, उस एक बहुत ही सीधी, सिंपल सी, साधारण सी एक घटना ने क्या किया, पोएट के मन को चेंज कर दिया, पोएट के मन को परिवर्तित कर दिया. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. और उस चेंज ऑफ मूड के कारण वो दिन का हिस्सा जो अभी पोएट ने बिताया नहीं था, लेकिन जो वो ये मान बैठे थे कि बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सैड होने वाला है, ये तो पूरा दिन ही ऐसा ही बीतेगा, वो आने वाला हिस्सा बच गया. अब शायद पोएट रिजुवनेट फील कर रहे हैं, पोएट चीयरफुल फील कर रहे हैं, और अब आने वाला हिस्सा जो उनको अफसोस था, रूड का मतलब हो गया अफसोस जताना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, रिमोर्सफुल होना. तो पोएट के उस ऑलरेडी उस तकलीफ, उस असमंजस की स्थिति से वो बाहर आ चुके थे, और अब जो पार्ट उनको ये लग रहा था कि पूरा दिन ही बर्बाद होने वाला है, वो आधा हिस्सा दिन का अब बर्बाद होने से बच गया. तो किस तरह से एक छोटी सी घटना ने उनके पूरे दिन को बर्बाद होने से बचा लिया. अचानक उनका मूड फ्रेश हो गया, उनको बड़ी खुशनुमा सी फीलिंग आने लगी, मन प्रसन्न हो गया, चित्त जो है वो उनका बड़ा
खुशनुमा सा हो गया और उसकी वजह से उनका एक पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया। नाउ एंजायमेंट के अलावा और यहाँ पे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है दोस्तों? एलिट्रेशन होता है जब सिमिलर साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स किसी स्टैंजा के किसी एक लाइन में आसपास रखे हुए हो। सो हैज गिवन माई हार्ट, एच एच यहाँ पे हम देख सकते हैं हाईलाइटेड है। इसके अलावा फिर से एलिट्रेशन हम देख सकते हैं, सेव सम पार्ट, से एस साउंड रिपीट हो रहा है, दोनों ही वर्ड्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं, साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों आसपास रखे हुए हैं। नाउ दिस इज एलिट्रेशन, राइट। वेरी क्विकली अब क्या करेंगे हम देखेंगे इन अ नटशेल पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं। तो पहले में यूज की गई है, देखो स्टैंजा 1 की पहली लाइन में मैंने आपको बताया था कि असोनेंस यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो बेसिक या हाईलाइटेड जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। मेटाफर यूज किया गया है। मेटाफर और सिमिली में फर्क पता ही है आप लोगों को। मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली इज अ कंपैरिजन वेयर लाइक और एज वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है। लाइक या एज यूज करके जब मैं कहूं तो कोई कंपैरिजन करूं तो वो सिमिली हो जाती है, और मेटाफर है जब मैंने डायरेक्ट, है ना, उसको वो रूप दे दिया, ठीक है। तो यहां पे मेटाफर यूज किया गया है। स्नो इज कंपेयर्ड विथ डस्ट। स्नो जो है उसे डस्ट पार्टिकल की तरह बड़ा ही महीन सा, बड़ा ही टाइनी सा बताया गया है। एलिट्रेशन यूज किया गया है स्टैंजा 2 की लाइन 1 में। एच साउंड जो है हैज गिवन माई हार्ट रिपीट हो रहा है एच साउंड। फिर एलिट्रेशन फिर से स्टैंजा 2 की लाइन नंबर 3 में रिपीट किया गया है, जहां एस साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे, राइट। और फिर सिंबलिज्म यूज किया गया है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सिंबलिज्म होता है प्रतीक, राइट। किसी चीज का प्रतीक, किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव, किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में यूज करना। अब यहां पे सिंबलिज्म क्या है? यहां पे सिंबलिज्म है क्रो और हेमलक ट्री, नेगेटिविटी और डिप्रेशन के। इनिशियली हम देखते हैं क्रो और हेमलक ट्री को नेगेटिव एलिमेंट के रूप में यूज किया गया है, जहां वो पोएट के उस उदास से मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मन उदास है। अब उदास क्यों है ये बताया नहीं गया भाई। हो सकता है बीवी से पिट के आए हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो सकता है नौकरी हाथ से निकल गई हो सकता है बॉस ने लताड़ मारी हो सकता है किसी पब्लिशर ने कह दिया हो भाई तेरा काम तो किसी काम का ही नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। तो वो बड़ा ही मन जो है उनका बड़ा उदास सा हो गया। सो क्रो एंड हेमलक ट्री यहाँ पे नेगेटिविटी और डिप्रेशन को, मेलांकोली को, पेंसिव मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर स्नो भी यूज की गई है। स्नो यूज किया गया है ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस बर्फ के गिरने के कारण ही उनका मूड अच्छा हो गया था, खुशनुमा सा, थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई उनको, राइट। तो थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा सूदिंग इफेक्ट उनको फील हुआ। तो ये सिंबलिज्म है जो यहां पे यूज किया गया है, राइट। Now let's very quickly look at some very important question answers from this particular poem. The first one, कुछ questions मैंने previous year boards के भी लिए हैं, right, कि किस प्रकार के questions आ सकते हैं। I have tried to include some very important questions and आपकी हेल्प बुक्स में या आपके टीचर्स ने जो भी आपके साथ शेयर किए हैं चीज़ें, आप उनको भी कंसिडर कीजिए। इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंसियरली अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, राइट। वेरी बेसिक एंड ऑब्वियस क्वेश्चन, क्या बताना चाहते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, इन आंसर्स में हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट आर द पर्टिकुलर वर्ड्स, व्हाट इज द पर्टिकुलर सेट ऑफ वोकैबुलरी दैट आई नीड टू यूज, दैट आई नीड टू inculcate and include in my answers that might, make them look really fabricated, really sober and to the point. Okay, so the poet Robert Frost, through his poem Dust of Snow, wants to convey that little things in life can make huge changes in our life. The simple things we do can make all the difference and brighten a person's day.
जैसा कि पोएट ने बताया, एक्सप्रेस किया। सो नटशेल में पोएट ये बताना चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ों का कितना बड़ा असर हो सकता है। शाहरुख का वो डायलॉग भी याद होगा, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, राइट। ओके, सो बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई गई हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, छोटी सी एक ना रोज़मर्रा की घटना घटी, रैंडम घटना घटी और उसकी वजह से उनका दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया, एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस इन द रेस्ट ऑफ हिज डे। सेकेंड क्वेश्चन जो कि CBSE 2011 के क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किया गया था, ये बच्चों को दिया गया था। सो हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। नेचर लवर है पोएट और उन्होंने नेचर के एलिमेंट्स यूज किए हैं, उन्होंने मदर नेचर को एक ट्रिब्यूट सी दी है कि उसमें कितनी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, कितना क्यूरेटिव पावर है उसमें। सो लेट्स अंडरस्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज इमेंस लव फॉर मदर नेचर। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमन्स। ओमन क्या होते हैं? शगुन, अपशगुन काइंड ऑफ, राइट, संकेत। सो बैड ओमन्स, नेगेटिविटी, इनऑस्पिशियसनेस एंड फियर। इनऑस्पिशियसनेस हो गया कुछ भी जो ऐसा जो कि मांगलिक ना हो, जो कि शुभ ना हो, अशुभ हो, राइट। सो लुक एट द वर्ड्स दैट आर बीइंग सिलेक्टेड एंड यूज्ड, बट द पोएट हैज रिप्रेजेंटेड देम वेरी ब्यूटिफुली। लेकिन इस इनऑस्पिशियसनेस को, इस नेगेटिविटी को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। But the poet has presented them beautifully. They bring optimism and joyfulness to him and are a source of rejuvenation. वापस मन को वापस है ना उत्साहित बना देता है, मन को वापस शांत बना देता है, मन को वापस सकारात्मकता से भर देता है, पॉजिटिविटी से भर देता है, ऑप्टिमिज्म से भर देता है। कौन? नेचर के वही एलिमेंट्स जो नेगेटिव शेड लिए दिखाए गए हैं। They bring optimism and joyfulness to him and are a source of rejuvenation. Through his poem, he conveys a very strong message that everything around us is beautiful, whether large or little. We need to have that perspective. वो नज़रिया चाहिए, वो दृष्टिकोण चाहिए। और जैसा कि एक पोएट ने कहा भी था, beauty lies in the eyes of the beholder. तो बुरी से बुरी चीज़ में भी अगर हम अच्छाई ढूंढ लें तो इससे ज़्यादा और इंसान क्या पॉजिटिव हो सकता है, right? Beautifully attempted answer. Let's look at the third question. This was again included in question paper of CBSE. अब यहाँ पे एक S ज़्यादा दे दिया मैंने, right? Sweet सा। 2012 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। So let's understand. Why was the poet standing under the hemlock tree, or why was he passing under the hemlock tree? So as is evident from the poem, the poet was feeling very melancholic, यानी कि दुखी, sad, उदास, डिप्रेस्ड एंड होपलेस, आशाहीन हो गए थे बिल्कुल, है ना, मन उनका अशांत था। सो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो, राइट, स्टेट ऑफ माइंड बड़ा, है ना, दुख भरा था। लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, ही हैपेंड टू बी स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री प्लान्ड। पहले से प्लान नहीं किया गया था ये इंसिडेंट्स, राइट। ये इंसिडेंट पहले से प्लान नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि वो जाएंगे वहाँ और खड़े होंगे और उन पे वो बर्फ बरसेगी। सो दैट वाज नॉट प्री प्लान, दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड। नेक्स्ट, and saved some part of a day I had rued. Explain. Well, so being in a pensive and melancholic state of mind, the poet was unintentionally standing under a hemlock tree when dust of snow fell on him, caused by a crow that was sitting on the branch of the hemlock tree. उसी that very hemlock tree, right? उसी पेड़ पे ऊपर किसी शाखा पे एक कौवा बैठा था, and coincidentally the poet happened to be standing or maybe passing from under the tree. और बस वही छोटी सी घटना घटी। This small and simple occurrence changed his mood. He realized that he was going to waste his time and decided to enjoy the remaining part of the day. तो एक अचानक से एक रेवलेशन हुआ कि यार मैंने ये मान लिया था कि, है ना, मेरा तो पूरा दिन ही बर्बाद होने वाला है, लेकिन फाइनली और थैंकफुली एक छोटी सी घटना घटी जिसकी वजह से उन्हें अपने उस बुरे मूड से बाहर आने का मौका मिल गया। So what difference do you find between Robert Frost and other nature poets? अब नेचर पे लिखने वाले बहुत सारे पोएट्स हैं, इन्होंने क्या
अलग चीज की है। तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने नेगेटिव एलिमेंट्स को लिया है, जबकि आमतौर पे पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ नेचर को लिया जाता है, और उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से, बड़े ही डेक्स्ट्रसली, बड़ी डेक्सटेरिटी से, स्किलफुल तरीके से नेगेटिव एलिमेंट्स को बड़े खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। नाउ दिस इज वेयर ही इज एक्चुअली हाईलाइटेड, ही स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द मास। Other nature poets typically focus on portraying familiar and picturesque. Picturesque का मतलब हो गया जिनको देख के हम सेंस ऑफ ब्यूटी महसूस करें, राइट? पिक्चरेस्क, खूबसूरत, सुंदर। So on other nature poets typically focus on portraying familiar and picturesque elements such as the nightingale, the cuckoo, and snow-covered mountains. In contrast, Robert Frost stands out by choosing to depict a crow and a hemlock tree. Additionally, while many poets select specific items from nature to highlight, Frost's distinctive perspective, बड़ा ही clear perspective, asserts that every object in nature possesses its own beauty, setting him apart from his peers. Peers यानी साथी, समकालीन उनके जो कंटेम्पररी राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनसे, राइट? ब्यूटिफुली इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि नेगेटिव एलिमेंट में भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और ये 2014 में यूज किया गया था, ये क्वेश्चन आया था। Small things in life make significant changes in our life. Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. The poem Dust of Snow underscores, which means highlights, the transformative power of seemingly insignificant moments in shaping our life or our future. तो ये पोएट बताना ये चाहते हैं इस पोम के थ्रू कि किस तरह से है ना एक नेचर में एक ना बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होता है। छोटे छोटे ना क्षण, छोटे छोटे पल, छोटी छोटी चीज़ें, घटनाएं हमारी लाइफ और हमारे फ्यूचर को शेप कर देती है, रीशेप कर देती हैं। इट सजेस्ट्स दैट फेसिंग लाइफ्स चैलेंजेस विद रेजिलियंस कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस। रेजिलियंस यानी बड़े जोश के साथ, बड़े ही एक रेजिलियंट, एक बागी की तरह बगावत करते हुए, किसी नेगेटिविटी के खिलाफ आंदोलन सा करते हुए, उसके खिलाफ डटे हुए रह के, तो किस तरह से लाइफ के चैलेंजेस को अगर हम है ना एक दृढ़ संकल्प के साथ फेस करते हैं तो पॉजिटिव चेंजेस आके ही रहते हैं हमारी लाइफ में। The poem emphasizes the impact of small, kind gestures on others, highlighting how acts of kindness can significantly brighten someone's day and even alter their future. By cultivating an awareness and appreciation for little things in life, we can enhance our overall happiness and foster यानी मजबूत करना, to strengthen and foster a mindset open to change and ultimately success. तो हमें क्या कल्टीवेट करनी है अपने अंदर? एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, ठीक है, कि हम छोटी छोटी चीज़ों के प्रति किस तरह प्रशंसनीय हो सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, हम उनको एडमायर कर सकते हैं, हम उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हमारी खुशियों को, हमारे माइंडसेट को ओपन अप करता है, हमारी खुशियों के द्वार खोलता है, उनको और मीनिंगफुल बनाता है हमारी लाइफ को, खुद के लिए भी और प्रोबेबली दूसरों के लिए भी। नाउ, if you actually understood the essence of the poem through this video, I hope you were able to learn. So if you learned, please like, share and subscribe. Very soon I'll be coming up with the next poem, इसी chapter की जो दूसरी poem है Fire and Ice, उसके वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। Thank you, bye bye.